21 अप्रैल 1526 का दिन है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और तारीख के दो बड़े किरदारों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी को नहीं है, हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनेगा। एक तरफ पठानों का लोधी खानदान है, जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के इस सिलसिले का आखिरी ताजदार है, जिसे सलातई दिल्ली कहा जाता है। और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीरुद्दीन बाबर है, जो अमीर तैमूर की औलाद में से है और उसकी माँ का शजरी नसब चंगेज़ खान से मिलता है, यानी माँ और बाप दोनों तरफ से इसे जंगजू फितरत वर्से में मिली है। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाकों फरगाना और समरकंद का हुक्मरान था, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन फिर बाबा के रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाके से निकाल दिया तो वो काबुल फतह करके अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर ये इसका 5वां हमला है और इस बार वो वापस जाने की नहीं बल्कि हुकूमत करने की नीयत से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दुश्मन है इसके पास 1,000 हाथी और 50,000 फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो उसके दुश्मनों के पास नहीं है, बल्कि इसके दुश्मनों ने आज तक देखा ही नहीं। ये कौन सा हथियार है? पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीता, कैसे जीता, हारने और जीतने वालों का क्या अंजाम हुआ, आज हम आपको इस बारे बताएंगे। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोधी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है, इसलिए इसने खिले मैदान में जंग की बजाय दुश्मन को अपनी हिकमती अमली से हराने का फैसला किया और अपनी फौज को 3 हिस्सों यानी दाएं बाजू, बाईं बाजू और कल्ब यानी दरमियान में तकसीम किया और उन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दें। अपनी फौज के दाएं बाजू को इसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस पर बड़ी रास्त हमला न कर सके। अपने बाएं बाजू के आगे इसने खंदक खोदकर आगे लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दी और अपनी फौज के दरमियानी दस्ते के सामने इसने लकड़ी के छकड़े खड़े कर दिए और उन्हें रस्सियों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीर अंदाज और बंदूक बरदार तरतीब से खड़े कर दिए और उन तीर अंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। ये हथियार था तोप। बाबर के पास 12 तोपें थीं, जिन्हें इसने गाड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई उन्हें निशाना न बना सके, जबकि ये तोपें इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थीं। हिंदुस्तान में ये हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था और इब्राहिम लोधी की फौज को अंदाजा ही नहीं था कि यह हथियार कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोधी जब अपनी फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोधी ने देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत कम है तो उसने अपनी फौज को दुश्मन पर खुले आम हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन इसने भी वही गलती की जो इससे 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आजम के खिलाफ की थी, यानी इब्राहिम लोधी ने हमला हाथियों के साथ शुरू किया। जब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की तोपों ने उन पर गोले दागने शुरू कर दिए। तोपों की घन गरज से हाथी इतने खौफजदा हुए कि उल्टे पैरों वापस भागे और अपने ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इस मौके पर बाबर ने अपने गेवड़ सवार दस्तों के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि लोधी फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोधी ने बाजी अपने हाथ से निकलते देखी तो अपने खास दस्ते के साथ आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को रोक सके, लेकिन वो भी बाबर का हमला न रोक सका और मारा गया। सुल्तान इब्राहिम लोधी की मौत की खबर फैली तो उसकी फौज सर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम कर दी थी और ये सल्तनत 300 बरस से जायद अरसे तक कायम रही। हिंदुस्तान पर किसी मुसलमान खानदान ने इतना अरसा हुकूमत नहीं की जितना मुगलों ने की थी। बाबर जीत चुका था और शुक्राने के तौर पर उसने पानीपत में एक बाग लगाया जिसे काबली बाग कहते थे, और इसमें एक शानदार मस्जिद भी तामीर की जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। नहीं, ये इब्बिया वाली नहीं बल्कि पानीपत वाली बाबरी मस्जिद है। ये मस्जिद तो आज भी मौजूद है, अलबत्ता काबली बाग मिट चुका है और मस्जिद के अर्द गिर्द मौजूद कुछ सब्ज़ा ही इस बाग की यादगार रह गया है। आज ये मस्जिद ज़्यादातर काबली बाग वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। इब्राहिम लोधी को भी बाबर ने पानीपत में ही दफन किया और उसकी कब्र आज भी मौजूद है। पानीपत की फतह के बाद माले गनीमत के साथ बड़ी तादाद में हाथी भी बाबर के कब्जे में आए।
بابر فاتح کی شان و شوکت کے ساتھ دہلی چلا آیا اور شہر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں سے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں، جو بابر سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا، کو کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور ہیرا والیار کے راجہ بکرماجیت کے خاندان کے پاس تھا۔ اس خاندان نے کوہ نور ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کر دیا۔ بابر لکھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے ہیرا اپنے باپ کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ بابر نے آگرہ شہر پر تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھیں اور اپنے خاندان کی قیادت کر رہی تھیں۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیے، قلعہ اور شاہی خزانہ بابر کے حوالے کرنے کے عوض اس نے اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس نے 7 لاکھ روپے نقد آگرہ کے باہر 1 میل دور اپنی رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام عمرہ کے لیے جاگیریں بھی مانگیں۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لے اور یوں قلعے کے سارے دروازے کھل گئی، لیکن ابراہیم لودھی کی ماں دل ہی دل میں بابر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس نے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے ہونے لگی۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے، چنانچہ 1 کتے اور 2 چیلوں کو یہ کھانا کھلایا گیا۔ یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے۔ بابر بھی زندہ بچ نکلا۔ تفتیش کے بعد بورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا، ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے اور باورچی کی کھال کھنچوا دی گئی۔ ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو بابر اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے بعد میں دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ بہرحال اب بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے سرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا، لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے اور اس پر قبضہ برقرار رکھنا دوسرا کام۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے خون بہانا پڑا۔ ہمایوں کے راجپوتوں کے علاقے نبھوڑ کا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں وہ یہ سمجھا تھا کہ بابر بھی اپنے جدی امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑائی کے وقت وہ بھی بابر کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی سے لڑنا پڑا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بدعہد سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے وہاں کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ حتیٰ کہ لودھی خاندان کے کئی پرانے وفادار افغان امراء بھی راجپوتوں سے مل گئے۔ جب بابر کو پتہ چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بابر کے وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور شاہی لباس بھی دیا۔ اب بابر راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا، لیکن ایک موقع پر ایک نجومی نے یہ اعلان کر دیا کہ مریخ سیارہ، جو کہ علم نجوم میں جنگ کا ستارہ سمجھا جاتا ہے، وہ مغرب میں ہے، یعنی یہ بابر کی فوج کے لیے برا شگون ہے۔ بابر کی فوج نے یہ سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اس موقع پر ایک حیرت انگیز بات ہوئی، وہ یہ کہ بابر شراب نوشی کا عادی تھا، لیکن اب اس نے منت مانی کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو شراب سے توبہ کر لے گا اور داڑھی بھی نہیں منڈائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے اسی وقت شراب کے برتن توڑ دیے۔
मुगल फौज के पास शराब से लदे हुए ऊँटों की कतारें मौजूद थीं। बाबर ने इस सारी शराब में नमक डलवा कर उसका सिरका बनवा दिया। बाबर ने ये मिन्नत भी मानी कि अगर वो राना सानिगा से जीत गया तो अपनी सल्तनत में मुसलमानों पर सारे टैक्स मुआफ कर देगा। इसके बाद बाबर ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए तकरीर की और कहा कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इसलिए मैदान जंग में दुश्मन को देखकर मुंह मत मोड़ना। बाबर अपनी तकरीर और शराब को ज़ाय करके अपनी फौज का हौसला बढ़ाने में कामयाब हो गया। आगरा से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान में इलाका है खानका। ये आजकल राजस्थान के भरतपुर जिला का हिस्सा है। बाबर और राणा सांगा की फौजें इसी मैदान में आमने सामने आईं। यहां बाबर ने एक बार फिर अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की। इसने छकड़ों को जंजीरों से बांधकर फौज के दरमियानी हिस्से के सामने खड़ा कर दिया। इसके पीछे बंदूक बरदार और उनके पीछे तोपें लगाएं। फौज के दाईं और बाईं हिस्सों की हिफाजत के लिए खंदकें खुदवा दें। जब जंग शुरू हुई तो एक बार फिर बाबर की फौज ने बड़ी आसानी से दुश्मन को घेरे में ले लिया। राणा सांगा के कुछ इत्तेहादी भी बाबर से मिल गए और बाबर ने ये जंग आसानी जीत ली। राणा सांगा जंग में जख्मी होकर वापस मेवात चला गया। इस इलाके में पानी और खुराक की सप्लाई के बगैर जंग बहुत मुश्किल थी। इसलिए बाबर ने भी राणा सांगा का पीछा नहीं किया और आगरा चला गया। राणा सांगा वापस तो आ गया, लेकिन दिल में बदला लेने का मंसूबा बनाता रहा। मगर इस शिकस्त के अगले ही बरस अचानक उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके अपने ही सरदारों ने इसे जहर दे दिया, क्योंकि वो समझते थे कि बाबर से बदले की जिद राजपूतों के लिए नुकसानदेह हो सकती थी। बहरहाल राणा सांगा की मौत से बाबर के रास्ते का एक बड़ा कांटा हट गया था। वो बेफिक्र होकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1530 में 47 बरस के ज़हीर-उद-दीन बाबर की भी मौत हो गई। बाबर की मौत से हैरत अंगेज वाकया मंसूब है। कहते हैं बाबर का बेटा और वली अहद हुमायूं बहुत बीमार हो गया था और बाबर परेशानी की हालत में बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाता रहा और दुआ करता रहा कि ए खुदा मेरी जिंदगी के बदले मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। हैरत अंगेज तौर पर हुमायूं सेहतयाब हो गया और बाबर बीमार हो गया और उसी बीमारी की हालत में वो इंतकाल कर गया। बाबर की मैयत को इसकी वसीयत के मुताबिक काबुल ले जाकर दफन किया गया। जिस बाग में बाबर का मकबरा है इसे बागी बाबर कहते हैं। बाबर दूसरे फातिहीन की तरह जालिम था, रहम दिल। इस बारे में आज भी बहस जारी है। बाबर ने तूज़की बाबरी में एक वाकया लिखा है कि हिंदुस्तान पर हमले के दौरान कुछ लोगों ने लूट मार की और गरीबों के मवेशी छीन लिए, जिस पर बाबर ने लूट मार करने वालों को सख्त सजाएं दी और कुछ को सजाए मौत मिली। लेकिन बाबर ने खुद ही एक और वाकया भी लिखा है कि हिंदुस्तान पर हमले के दौरान बहुत से हमला आवर जिन्हें इसकी फौज ने कैदी बना लिया था, इसके हुक्म पर उनके सर काट कर मीनार बनाए गए। ऐसे ही मीनार पानीपत की लड़ाई और राणा सांगा से लड़ाइयों के वक्त भी बनाए जाने की कहानियां मशहूर हैं। यही नहीं, बाबर के बारे में ये भी मशहूर है कि उसने सिखों के पहले गुरु बाबा नानक जी को जेल में कैद करके चिकी पीसने पर मजबूर किया था। गुजरांवाला के करीब एमनाबाद में गुरुद्वारा चुकी साहिब इसी जगह पर कायम है जहां बाबा गुरु नानक जी को कैद किया गया था। बाबा गुरु नानक जी ने बाबर के बारे में लिखा है कि वो बहुत जालिम था, यहां तक कि इसके हमले के बाद मुसलमान भी इस मुश्किल घड़ी से निजात की दुआएं मांग रहे थे। ज़हीर-उद-दीन बाबर अपनी आबाई सल्तनत फरहाना तो वापस नहीं ले सका, लेकिन अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान में उसने एक ऐसी सल्तनत ज़रूर कायम कर ली जिसने तारीख़ में मुग़लिया सल्तनत के नाम से अपना सिक्का जमाया, जिसकी यादगारें पाकिस्तान और भारत में तारीख़ी क़लों और मसाजिद की शक्ल में फैली हुई है। इनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी जिसे बाबर के सिपाहियों ने 1528 में तामीर किया था, जैसा कि इस वक्त और बहुत सी मसाजिद और क़ले भी तामीर किए गए थे। बाबर को भी शायद मालूम नहीं था कि यह जगह हिंदुओं के लिए मुक़द्दस है। बाबर की मौत के 300 साल बाद तक भी किसी ने इस पर एतराज़ नहीं उठाया था, लेकिन फिर 19वीं सदी में एक हिंदू गिरोह ने दावा कर दिया कि बाबरी मस्जिद जिस जगह है वहां कभी राम मंदिर होता था और यहीं हिंदू देवता राम पैदा हुए थे। उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर के मलबे पर बनाई गई है, इसलिए मस्जिद को गिराकर राम मंदिर तामीर किया जाए।
مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ 1853 میں مسجد کے حوالے سے پہلی بار فسادات ہوئے۔ ان واقعات کو 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تنازع آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہم آپ کو تاریخ کے ناقابل فراموش کرداروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ اور بھی ایسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔